हमने अपने चैनल पर जीके जीएस की टेस्ट सीरीज को नए तरीके से शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक सोमवार को हम शाम 7 से 8 बजे टेस्ट सीरीज करवाते हैं। टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगले दिन पेपर का डिस्कशन होगा। डिस्कशन के तहत उस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किसी भी कंपटीशन के लिए पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि जो पेपर प्रैक्टिस का तरीका होगा, आपको किस तरीके से आपको पेपर प्रैक्टिस सेट करना है। साथियों, समय बर्बाद नहीं करेंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। चलिए आज का पहला पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से प्रमुख श्रेणियों में पीर पांचाल श्रेणी की किस मुख्य श्रेणी में स्थित है। क्या बोला, पीर पांचाल जो श्रेणी है हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित है। तो राइट आंसर था इसका, आपको कल बताया था, लघु हिमालय में पड़ता है हमारा पीर पांचाल श्रेणी। साथियों, आप जानते हैं कि अगर हिमालय पर्वत के उद्भव विकास की अगर बात करें तो हमारे इस चैनल पर जो जनरल स्टडीज़ की या ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, वहाँ पे हमने ये करवा रखा है। तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है आपने। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भारत का जो ऊपरी वाला मैप है, यहाँ पे आपका ये है। सबसे उत्तर में आपने देखा ये क्या, आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है, फिर आपका महान हिमालय यानी बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जो आपका ये वाला पार्ट है पीर पांचाल, ये है लघु हिमालय का पार्ट। अभी हम जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीज़ें आती है हमारे। सबसे पहले आती है ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणी। अब एग्जाम में ये भी तो पूछ सकता है कि काराकोरम श्रेणी कौन से हिमालय में पड़ता है, तो वहाँ पे पीर पांचाल श्रेणी आपका लघु हिमालय में हो गया, इतना बहुत है। अब देखेंगे ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो श्रेणी है ये पड़ता है आपका ट्रांस हिमालय में। इसके अलावा कैलाश जो रेंज है, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज, ये चार जो प्रमुख रेंज है ये आपके काराकोरम, कैलाश रेंज, जास्कर और लद्दाख, ये आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें से जो प्रमुख नदियाँ निकलती है, जैसे सिंध नदी निकलती है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और श्योक नदी, बहुत महत्वपूर्ण। ट्रांस हिमालय से ये चार महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। और भी नदियाँ हैं पर ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ट्रांस हिमालय से निकलती है। कुछ ग्लेशियर हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर, ये सारे ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। तो साथियों, इनमें से किसी भी एक चीज़ को लेके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस हिमालय के पार्ट हैं, तो आपको अब आसानी हो जाएगी कि ये क्या है, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। आगे देखते हैं, जो सच्चर जोन है, आप जानते होंगे ट्रांस हिमालय जो है और बृहद हिमालय जो उसके बाद आता है, उन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो उसको बोलते हैं हम सच्चर जोन या हिंज रेखा। हिंज रेखा लिखा नहीं है यहाँ पे, हिंज लाइन। ठीक है, अब देखते हैं बृहद हिमालय। क्या बृहद हिमालय की विशेषता है, यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, विश्व में जो सबसे बड़े बड़े पर्वत आपको देखने को मिलते हैं वो आपको बृहद हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि जो भारत का ट्रांस हिमालय में केटू है, केटू जो पर्वत है वो आपका ट्रांस हिमालय के पार्ट है, लेकिन जो बृहद हिमालय है इसमें विश्व के बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत यहीं पे मिलते हैं। जैसे आपने देखा माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर इसकी मीटर है, इसकी क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद कंचनजंगा हमारे सिक्किम में पड़ता है, ये भी आपका बृहद हिमालय का पार्ट है। फिर धौलागिरी, ये नेपाल में पड़ता है। नंगा पर्वत ये इंडिया में पड़ता है। अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया उत्तराखंड में पड़ता है, और नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, एआर को अरुणाचल को एआर ही बोलते हैं शॉर्ट में, जो भी है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हिमालय पर्वत की बात करें, ये दो पर्वत महत्वपूर्ण है, नंगा पर्वत और नामचा बरवा। जो भारत का मैप देखेंगे ना आप, जो ये मैप देखेंगे यहाँ से, अब नंगा पर्वत और नामचा बरवा के बारे में जानेंगे। जो हमारा ये इंडिया का मैप है, ये वाली श्रेणी, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो जो सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, सबसे पूर्व में है नामचा बरवा। यहाँ पे आ गया, पश्चिम में आ गया आपका नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा के बीच में हमारा हिमालय पर्वत बसा हुआ है। ठीक है, तो साथियों ये जान लेंगे आप कि ये जो पर्वत है ये आपके महान हिमालय
महान हिमालय या बृहद हिमालय में पड़ते हैं। बृहद हिमालय में कुछ दर्रे पड़ते हैं जो महत्वपूर्ण नाम है इनके दर्रों के, क्या नाम है, जैसे आपका जोजिला दर्रा है ना, जोजिला दर्रा लद्दाख में है ये, और लद्दाख में है, ठीक है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है, ठीक है, लिखा तो नहीं है मैंने, ऊपर जो जोजिला दर्रा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विशेषता है बृहद हिमालय की, यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK में है बुर्जिला, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसी सिपकिला दर्रे से होकर कौन से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। बारालाचा दर्रा ये कौन से, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जेलेपला ये 2 दर्रे हैं, ये सिक्किम में है। बाकी उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे हैं, नीति, माणा, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, है ना, बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड में। तो ये हैं आपके बृहद हिमालय के पार्ट हैं। अब बृहद हिमालय और लघु हिमालय भी बोलते हैं इसे, और मध्य हिमालय भी बोलते हैं। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को जो एक लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT बोलते हैं, ठीक है, MCT बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये किसको अलग करती है, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करती है। मध्य हिमालय की क्या विशेषता है, यहाँ पे जो 2 बहुत मुख्य प्रकार की जो श्रेणी है, एक है पीर पांजाल श्रेणी और दूसरा है धौलाधर श्रेणी। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि धौलाधर जो श्रेणी है वो किस हिमालय का पार्ट है, वो है मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे जो प्रमुख शहर है, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत और दार्जिलिंग, ये सारे जो प्रमुख जो शहर है ये मध्य हिमालय के पार्ट है, ठीक है, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। अगले जो है शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करती है उसका नाम है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। और शिवालिक हिमालय की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसमें अरुणाचल प्रदेश का डफला, मिरी, मिसमी और भोर जो पर्वत हैं ये शिवालिक हिमालय के पार्ट है। उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र है शिवालिक हिमालय का, है ना, जो प्राचीन में मैनाक पर्वत क्या कहा गया था इसे प्राचीन काल में, प्राचीन नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम क्या है शिवालिक हिमालय का, मैनाक पर्वत, ठीक है। तो ये जाना आपने हिमालय के बारे में। तो साथियों जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, उद्भव, क्या ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखे हैं हमने, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत, तो इसका राइट आंसर क्या था, कल बताया था हमने, बोमडिला दर्रा। तो आइए इसको जान लेते हैं फटाफट से, क्या है इसका, जो बोमडिला दर्रा है उसके अतिरिक्त भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे जो मिलते हैं, जैसे यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसा दर्रा और बुमला दर्रा, ठीक है। अब यांग्याप दर्रे की क्या विशेषता है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र जो नदी आती है वो यांग्याप दर्रे से होके आती है। उसके बाद जो दीफू दर्रा है वो इम्पोर्टेंट क्या है, दीफू दर्रे में जो म्यांमार और चीन की सीमा बनाती है। देखो जो दीफू दर्रा है 2 देशों की सीमा के बीच में है दीफू दर्रा, ठीक है। तो म्यांमार का उत्तर कौन सा भाग होगा, उत्तर पूर्वी भाग होगा, ये सबसे उत्तरतम और पूर्वी भाग। एक है पांगसांग दर्रा और एक है बुमला दर्रा, ठीक है। बुमला दर्रा भी किसके बीच है, भारत और म्यांमार के बीच, ठीक है। तो आपने और भी दर्रे देखे जो अरुणाचल प्रदेश में है। इन दर्रों के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारा बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, ये भी पीर पांजाल श्रेणी में है। लघु हिमालय का जो पार्ट है पीर पांजाल श्रेणी में आपका बनिहाल दर्रा है। यह जम्मू को श्रीनगर को जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और इसी बनिहाल दर्रे से होकर जाती है हमारा जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग बनी थी ना हमारी, अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, जवाहर जो सुरंग है वो बनी है कहाँ, बनिहाल दर्रे में बनी है जवाहर सुरंग, पीर पांजाल श्रेणी में है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। अगले एक चांगला दर्रा है। चांगला दर्रा कहाँ पे है हमारा, हमारा उधर ही है, ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो ये है तवांग घाटी को तिब्बत से प्रवेश, जो चांगला दर्रा है एक तवांग घाटी है हमारा, ये लद्दाख में हो गए रे, लद्दाख में। तो चांगला दर्रा हमारे लद्दाख में होगा, ये तवांग घाटी से तिब्बत में यहाँ से प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसी चांगला दर्रे से फिर हम जाते हैं कहाँ, तवांग घाटी में, और वहाँ से हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं।
अगला प्रश्न था, वांगो नदी चीन का शोक के नाम से जानी जाती है, निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो शायद राइट आंसर आपको बता दिया होगा हमने कि पीला सागर में वांगो नदी गिरती है। आइए जानते हैं वांगो नदी को क्यों ये पीला सागर में गिरती है, पीला सागर क्यों कहते हैं। साथियों जानते हैं ये वांगो नदी अगर उद्गम स्थान की बात करें, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ये वही तिब्बत का पठार है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, और उसी के उत्तरी वाले भाग से आपकी वांगो नदी निकलती है जो चीन में बहती है। यह चीन में की एक प्रमुख नदी है। इसी के किनारे 30% आबादी, चीन की, चाइना की 30% जो आबादी है वो वांगो नदी के किनारे रहती है, और 40% जो कृषि जो होता है वो चाइना में वो वांगो नदी के तट पर ही होता है। चीन की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन कुछ परेशानी है इस नदी के साथ, जैसे कि यह मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है, और मैदानी इलाकों में जब ये होकर गुजरती है तो अपने बरसात के समय में बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़ आ जाती है, जिस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान उनको देखने को झेलना पड़ता है, और इसीलिए चीन का शोक इस नदी को कहा जाता है। साथियों जानेंगे, एक पठार आता है लोयस का मैदान, पठार नहीं मैदान कहेंगे, लोयस का एक मैदान आता है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि पवन के द्वारा, विंड के द्वारा जो क्या किया जाता है, धूल के कण को जब उड़ा के ले जाती है पवन, जो विंड है अपने साथ धूल कणों को ले जाके किसी दूर वाले स्थान पर फैला देती है और वहाँ पे एक मैदान का निर्माण करती है, जिस मैदान को हम लोयस का मैदान कहते हैं। तो वांगो नदी उसी लोयस के मैदान से होकर गुजरती है, जिस कारण से अपने साथ बहुत सारे रेत के कण, मिट्टी बहा के ले जाती है, और इसका रंग पीला जैसा दिखाई देता है। इसी कारण जब यह सागर में गिरती है, प्रशांत महासागर में, जहाँ पे यह वांगो नदी गिरती है तो वहाँ का पानी पीला कर देती है, इसीलिए उसे पीला सागर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे विस्तार से दिया है पूर्वी सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर, ये सागरों के बारे में जान लेते हैं। और अगर आपको इन सागरों की लोकेशन का अगर पता लग गया तो मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रत्येक पेपर प्रैक्टिस सेट करना है, और क्वेश्चन आंसर भी लॉजिक के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न सही कर सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी अच्छी हो। साथियों आप मैप में देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे जापान वाला क्षेत्र है, और जापान आप देख रहे होंगे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है, और एक छोटा सा भाग उसका चाइना से लगता है। तो यहाँ पे इसी को हम जापान सागर कहते हैं या पूर्वी सागर कहते हैं। इसी सागर में जापान और चाइना का हमेशा विवाद होता रहता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। तो इसी सागर के कारण जापान और चाइना का विवाद होता रहता है। उसके फिर आप दक्षिण में आएंगे, फिर आपको दिखाई पड़ता है पीला सागर, जहाँ पे वांगो नदी अपना पानी क्या कर देती है, सागर में समा जाती है। उसके बाद आता है पीला सागर के बाद पूर्वी चीन सागर, ये महत्वपूर्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है पूर्वी चीन सागर, इसकी लोकेशन भी आप जान लीजिए। उसके पश्चात पूर्वी चीन सागर में के बाद उसके फिर दक्षिण में आएंगे तो आता है एक आपका दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर में दो देशों का सबसे ज़्यादा विवाद होता है, वो होता है चाइना और वियतनाम का। तो चाइना और वियतनाम का जो विवाद है वो है दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। तो ये जाना आपने कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है और क्या क्या इनका महत्व है। आगे जानेंगे, चीन में एक और नदी है, उसको भी जान लेते हैं। उसका नाम है यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी यहाँ पे उल्लेख किया गया होगा, यांगटी सिकियांग एक नदी है, ठीक है। यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। वांगो नदी के बाद अगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वो यांगटी सिकियांग नदी रखता है, क्योंकि वांगो और यांगटी सिकियांग नदी के बीच में चीन के बहुत सारे सूती वस्त्र उद्योग हैं, बहुत सारे लौह उद्योग हैं, जिस कारण से यह नदी बहुत मायने रखती है आर्थिक रूप से भी। इसके अलावा बहुत सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ पे बहती है, कहाँ पे गिरती है, चीन सागर में। अब चीन सागर कहाँ पे बोलेंगे, ये वाला जो हमारा पूर्वी चीन सागर था ना, चीन सागर को पूर्वी चीन सागर भी कहते हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन जाने कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, और पूर्वी चीन सागर में कौन सी नदी गिरती है, यांगटी सिकियांग। साथियों ये था
क्वेश्चन नंबर 3 का पेपर डिस्कशन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में किसमें सिपकिला दर्रा है? ऑप्शन ए नुब्रा घाटी, चंद्रा घाटी, सतलज घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। अरे इसमें तो ये क्वेश्चन तो पहले हो चुका था इसका। तो चंद्रा घाटी में हमारा कौन सी सिपकिला दर्रा है? साथियों, जो सिपकिला दर्रा है ये वही दर्रा है जहाँ से कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज घाटी तो है, लेकिन पर्टिकुलर अगर सिपकिला दर्रा को देखेंगे तो वहाँ में चंद्रा घाटी भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी आप जानते ही हैं कहाँ पे है, हमारा पूर्व में। और नुब्रा घाटी हमारा कहाँ है? यह है लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और श्योक और नुब्रा दो नदी पड़ती है लद्दाख में, और उन्हीं के क्या है संगम पर हमारी नुब्रा घाटी पाई जाती है। तो साथियों, आपने जाना कि कौन नुब्रा घाटी के क्या है, नुब्रा घाटी के बारे में, चंद्रा घाटी के बारे में, सतलज घाटी के बारे में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये राइट आंसर तो आपको पता ही होगा किसमें थी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तो बता ही दिया था। अब है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधि आयोग। साथियों, आप जानते ही होंगे विधि आयोग के बारे में लॉर्ड मैकाले थे, आंसर आपको बता ही दिया था कल परसों में, है ना, जिस दिन पेपर हुआ था। अब जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट की क्या भूमिका थी प्रथम विधि आयोग में। प्रथम विधि आयोग का उल्लेख एक और क्वेश्चन में आएगा आगे। तो भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया था। केंद्रीकरण किस रूप में बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले 1833 से पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये केवल बंगाल तक ही सीमित था। हालांकि और भी अधिकार क्षेत्र थे, लेकिन अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल हमारे क्या कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। अगला जो हुआ था इस 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो चाय तथा चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त भारतीय कानून को संचित तथा संहिताबद्ध करने तथा कानून में सुधार लाने का प्रयास किया। जो भारतीय जो कानून था ना, भारत में 1833 से पहले जो कानून चल रहा था उसमें सुधार लाने के लिए, और जो कानून थे उसको बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम प्रथम विधि आयोग कहते हैं। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, है ना। इसी मैकाले की अनुशंसा पर आगे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे। आपकी शिक्षा नीति आती है, इन्होंने भारत की शिक्षा नीति की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में आया था? तो राइट आंसर था इसका 20 मार्च 1942 को। साथियों, आयोग ने तो एक ऑप्शन दिया था ये 20 मार्च का, लेकिन कुछ किताबों में इसका अगर 22 मार्च ऑप्शन आएगा तो आप भी अगर 22 मार्च ऑप्शन आता है तो 22 मार्च को भी सही करेंगे। जानेंगे क्रिप्स मिशन क्या है, डेट का तो आप देख लीजिएगा, लेकिन क्रिप्स मिशन आया क्यों था। साथियों, आप देखेंगे कि ये 1942 का दौर है, और ये वह दौर है जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे वो दबाव बना रहे थे ब्रिटेन पर कि आप भारत को आज़ाद करिए, आज़ाद आप कर दीजिए। कारण ये था कि यहाँ पे जापान अपनी शक्ति को मजबूत करता जा रहा था। मित्र राष्ट्रों में आपका जैसे चाइना हो गया, अमेरिका, रूस, ये सब मित्र राष्ट्रों के पार्ट थे। तो ये भारत को आज़ाद कराने के पक्ष में थे या फिर युद्ध में भारत का समर्थन चाहते थे। इसी के कारण एक ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को मनाने के लिए एक मिशन भेजा, जिसे स्टैफर्ड क्रिप्स बोलते हैं इनको। ये ब्रिटिश क्या थे, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मंत्री, अच्छा पद था इनके पास, एक क्या थे, मंत्री थे। आते हैं क्रिप्स, जब भारत आते हैं एक मिशन की स्थापना होती है, तो जिनमें इन्होंने अपनी जो संस्तुति दी थी भारतीयों को मनाने के लिए, तो ये बोलते हैं कि युद्ध के बाद आपको डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जिसके तहत एक ऐसा स्टेट, डोमिनियल स्टेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेट, कोई ऐसा देश जिस पे किसी बाहरी सत्ता का अधिकार रहा हो, है ना, तो डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। संविधान सभा का गठन, जैसे युद्ध की समाप्ति होती है तो भारतीयों के लिए एक नई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, क्रिप्स मिशन बोलता है। ठीक है, इसकी सिफारिश। अगला बोलता है कि देसी रियासतों के लिए अलग, ये सबसे
बेतुका डिसीजन था क्रिप्स मिशन का कि अगर देसी रियासत चाहे तो उस जो संविधान सभा का गठन होगा, उस संविधान सभा के आप या उसमें हिस्सा बन सकते हैं। आपके लिए एक अलग संविधान का निर्माण होगा, देसी रियासत हो या चाहे कोई और राज्य हो। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी देसी रियासतें भी थीं, कुछ ऐसे प्रांत थे जहाँ का अपना एक प्रशासन था। तो उन्होंने क्रिप्स मिशन ने उनके लिए कहा कि आप चाहे तो इस संविधान सभा जो गठन होगी उसकी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आप पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक गलत निर्णय था उनका। देखेंगे आगे होता क्या है। कांग्रेस ने इससे पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये एक गांधी जी ने भी इसकी बहुत ज़्यादा कटु आलोचना की थी। पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को। और एक जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें थी उसे क्या कहा था, एक कौन सा बैंक कहा था, दिवालिया बैंक कहा था इन्होंने, ठीक है। तो ये था क्रिप्स मिशन के बारे में, ये क्यों आया था और उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, वो मैंने यहाँ पे तरतीबवार बता दिया है जो मुख्य रूप से था, ठीक है। और क्रिप्स मिशन के जो बाद ही जो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न तो आपने देखा होगा, क्या है, ब्रिटिश संसद भवन द्वारा मद्रास और मुंबई में रिकॉर्ड्स न्यायालय स्थापित करने की अधिकारिता सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित हुआ। तो साथियों, ये पारित हुआ था, कब हुआ था, 1798 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें डिस्कशन करने के लिए तो कुछ है नहीं ऐसा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, किस वर्ष में मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या था, 1765 रहा होगा इसका आंसर, 1765। साथियों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है कि 1765 ईस्वी में शाह आलम ने जो बंगाल की दीवानी प्रदान करी थी। दीवानी का मतलब ये होता है जो राजस्व से संबंधित मामले थे, जो पैसों से संबंधित मामले थे, कर कुर से, वो सारी की सारी मामले दे दिया था किसको, ब्रिटिश शासक को दे दिया था, किसको, क्लाइव को सौंप दिया था। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे मुगल काल अपने अंतिम चरण पे था। जब आपने देखा ना, बाबर बुबर आए थे, अकबर उकबर, तो मुगल काल अपने अंतिम चरण में था भारत में। तो ये आए थे बहादुर शाह द्वितीय था, यहाँ पे बहादुर शाह लिखा है, द्वितीय भी आएगा नाम। तो बहादुर शाह द्वितीय का जो नाम था, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम था अली गौहर। अली गौहर एग्जाम में आया था, अली गौहर किसका नाम था, तो शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था, अली गौहर था। उसने बंगाल ही नहीं, बंगाल के साथ साथ बिहार तथा उड़ीसा की दीवानगी नहीं यार, दीवानी किसको सौंपी थी, क्लाइव को सौंप दी थी, ठीक है। आगे जाकर आप देखेंगे कि 1765 से 1770 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहा कौन, शाह आलम द्वितीय। अब आगे क्या शानदार है, ये शाह आलम द्वितीय वही व्यक्ति है जिसके शासक रहते ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है, बक्सर कहाँ पे, ये पटना के पास में है, बिहार में, और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। इसमें बक्सर का युद्ध है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरा ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा बक्सर का युद्ध के बारे में। साथियों, बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। यहाँ पे 3 चीज़ देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत का जो इतिहास था उस समय ऐसा दौर चल रहा था कि छोटे छोटे राजवंश हुआ करते, राजाओं का उदय हो गया था। जैसे बंगाल में अलग शासन था, अवध में अलग शासन था, दिल्ली में अलग शासन चल रहा था। दिल्ली में शाह आलम द्वितीय थे, अवध में सुजाउद्दौला थे, और बंगाल में मीर कासिम क्या किस्में थे, सत्ता में काबिज हो रखी थी, ठीक है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों मिलकर लड़ते हैं बंगाल के साथ। किसके साथ, तीनों मिलकर लड़ते हैं अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो उस समय युद्ध में भाग लिया था, अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ, यानी हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध किया। यहाँ पे होता क्या है कि ये तीनों के तीनों एक साथ अंग्रेजी सेना को नहीं झेल पाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ही आपने इतिहास में देखा होगा कि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, वो दिल्ली भाग जाता है ना। तो ये था भाई बक्सर का युद्ध।
मीर कासिम कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और शाह आलम द्वितीय कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों के कब्जे में रहता है। तो ये था बक्सर का युद्ध, और यहाँ पे इन तीनों का नाम आपको याद होना जरूरी है कि कौन कौन से थे, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, कैसी लग रही है आपको ये टेस्ट सीरीज? आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि कई बार हमें मौका नहीं मिल पाता है पेपर प्रैक्टिस सेट बनाने का, या बहुत सारे काम हैं ऐसे कि लगातार हम यूट्यूब पे काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अच्छे से का मतलब ये है कि हम लगातार वीडियो कोशिश तो करते हैं अपलोड करने की, लेकिन एक जो यूट्यूब में चलता है एक तरतीबवार, वो नहीं हो पाता है ना। तो इसके लिए अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप चैनल को नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कहाँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट सृजित की गई थी? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, ये तो बहुत आसान था। कहाँ की गई थी सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। साथियों, आप देखेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। आप देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी का शासन था, और भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि एक ऐसा नियम कानून लाते हैं जिससे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित हो सके, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे कार्य हुए, जिसमें से आप यहाँ पे मुख्यतः देख सकते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और 1774 इसमें कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करेगा? कंपनी पर नियंत्रण करेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सारे निर्णयों को, सारे कामकाज की लेखा जोखा कहाँ रखता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य ये तीन बातें थी, ये आपने एग्जाम में। अब आप देखें कलकत्ता उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? इसमें 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, ये जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बम्बई में भूमि अधिग्रहित करने वाले यूरोपीय राष्ट्रों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रही थी। तो पुर्तगाली, ये राइट आंसर क्या था इसका? 1734 ईस्वी में। आपको मैंने सोमवार को पेपर प्रैक्टिस सेट में बता दिया था। साथियों, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हम प्रत्येक सोमवार को जनरल स्टडीज़ का पेपर करवाएंगे। वहाँ पे केवल पेपर करवाएंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। और मंगल और बुधवार को जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने का तरीका आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन को डिटेल से हम लोग बताएंगे, उससे संबंधित आपके प्रत्येक टॉपिक क्लियर होंगे। तो चलते हैं, भूमि अधिग्रहण यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली आप जानते होंगे कौन सबसे पहले भारत कौन आए थे? वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। तो दोबारा आते हैं 1503 ईस्वी में, दूसरी बार उनका आगमन होता है, और उसके बाद 1503 में ही पहले कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना कर देते हैं। कौन? कोचीन में कौन करते हैं? पुर्तगाली कर देते हैं। आपने देखा होगा कि पुर्तगाली पहला वायसराय पुर्तगाली था, उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। अब होता क्या है, जैसे ही अल्मेडा का टाइम आता है फिर आते हैं आपके अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क नाम के दूसरे वायसराय आते हैं। कहते हैं कि फ्रांस में जो भारत में असली जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाल का जो साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था उसको अल्बुकर्क को ही माना जाता है। आप देखेंगे कि बीजापुर के शासक से अल्बुकर्क ने ही, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है मैंने, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है कि बीजापुर का जो शासक था उससे गोवा इसी ने जीता था। किसने? अल्बुकर्क ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अल्मेडा नहीं, अल्बुकर्क ने। जो फ्रांसिस अल्मेडा के बाद आए थे अल्बुकर्क, उन्होंने ही बीजापुर के शासक से क्या जीता था? गोवा जीता था। ठीक है, और गोवा को ही अपनी कुछ समय के लिए कौन सी राजधानी बनाई थी? प्रशासनिक राजधानी बनाई थी। याद रखना, प्रशासनिक राजधानी कुछ समय के लिए बनाई थी। और अल्बुकर्क के बाद आते हैं नीनू डी कुन्हा, और नीनू डी कुन्हा ने ही गोवा को परमानेंट राजधानी बनाई थी। और उसी के समय में 1534 ईस्वी में बम्बई में भूमि अधिग्रहित किया था उन्होंने। भूमि को लिया था, मतलब अधिग्रहित, कब्जे में लिया था। मुंबई में भूमि अधिग्रहित नहीं है, तो ये किसने किया था? नीनू डी कुन्हा ने। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, तो आप लोग जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में
टकला मकान मरुस्थल है। तो यार टकला मकान मरुस्थल चीन में ही, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया था। और एक चीन के ऊपर में एक मरुस्थल है मंगोलिया में, कौन सा है, गोबी मरुस्थल, याद रखना कौन सा, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, चीन में टकला मकान है। अगला प्रश्न, जेनेवा, अच्छा क्वेश्चन है। जेनेवा निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह है। अब आप बोलेंगे को जेनेवा, तो यार ये तो WTO का मुख्यालय है। भाई ये वाला जेनेवा नहीं है, वो जेनेवा है, और वो है कहाँ, स्विट्जरलैंड में। जिस जेनेवा जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये वाला नहीं है, वो है स्विट्जरलैंड का जेनेवा, जहाँ पे आपका WTO WHO इन सब का मुख्यालय है, WMO इनका मुख्यालय है, वहाँ है। वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये जेनोवा है, ये है आपका इटली में। इटली के उत्तर पश्चिम वाले भाग में जो ये है, इसकी लोकेशन आप लोग मैप रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए भाई आपकी। ये मैं बनाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, ये है, ये इटली का मैप है ना, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य सागर, ये आपका इटली हो गया, और इटली के इस वाले एरिया में है जेनोवा, ठीक है। तो यहाँ पे इटली का एक प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। डिफिकल्ट क्वेश्चन मत समझ देना इसे, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको लिए ये क्वेश्चन लेके आए हूँ। साथियों, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि आप अगर किसी भी स्टेट में हो, चाहे यूपी, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, उत्तराखंड, आप किसी भी स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडीज़ अगर आपके उस पेपर में पूछा जाना है, तो आप इस चैनल में कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, अगर मैं चाहता तो इस चैनल पर हम लोग एक तरीके जैसे कि कर ही रहे हैं सभी लोग कि टॉपिक वाइज पढ़ाते, लेकिन मुझे लगता है कि एक अलग से एक ऐसा कार्य किया जाए जिसमें पेपर प्रैक्टिस सेट आपको मिले, और बहुत सारे राज्यों के भी जो पेपर होते हैं, राज्य पेपर करवाते हैं, उनके पेपर सेट अगर आपको अच्छे से मिल जाए तो आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी। इसका 100% आप विश्वास करना कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जनरल स्टडीज़ हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए हम जनरल स्टडीज़ पे बहुत फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्या था, लेक्स लोकाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन, प्रथम विधि आयोग, द्वितीय विधि आयोग। तो राइट आंसर तो प्रथम विधि आयोग था भाई, बिटियार हो गई भाई। तो क्वेश्चन राइट आंसर था प्रथम विधि आयोग। साथियों, प्रथम विधि आयोग तो आप जानते ही होंगे, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। इसके पहले भी उसकी चर्चा हुई थी। प्रथम विधि आयोग ने लेक्स लोकाई रिपोर्ट दी थी, और इसके लॉकी रिपोर्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है, लेक्स लॉकी रिपोर्ट। ये आया था, लेक्स लॉकी एक्ट का सिद्धांत दिया था, और ये आया था 1850 ईस्वी में, ठीक है। ये आया था, कब आया था, लेक्स लॉकी एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो आया था 1850 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ था कि एक मूल रूप से यह जाति से संबंधित था, जिसके तहत ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को अपने पैतृक संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया। मतलब क्या हुआ कि जो लोग हिंदू धर्म से या अन्य धर्मों से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए थे ना, ईसाई धर्म में जो कन्वर्ट हुए थे, तो उनको अपनी पैतृक संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। मतलब अगर कोई भी हिंदू है, अगर वो ईसाई धर्म में आता है, तो जितनी भी उसकी पैतृक संपत्ति होगी वो उसी के नाम से होगी, यानी उसको अधिकार था पैतृक संपत्ति रखने का, बनाए रखने का अधिकार दिया गया। किस रिपोर्ट में, लेक्स लोकाई एक्ट के तहत 1850 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग मैकाले के द्वारा ये रिपोर्ट सिद्धांत दिया था लेक्स लोकाई का, और इसी लेक्स लोकाई एक्ट आया था 1850 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ पाए होंगे। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुएज नहर किन आना चाहिए, दोनों सिरों पर स्थित, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म। तो राइट आंसर क्या था, पोर्ट सईद और तौफीक जो बंदरगाह है उसके दोनों सिरों पर स्थित हैं। साथ ही जानते हैं सुएज नहर को, आप जानते होंगे सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण होता है। निर्माण कार्य शुरू होता है 1859 ईस्वी में, निर्माण कार्य शुरू होता है। आप देखते होंगे मैप में, अगर आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे है सुएज नहर। चलो मैप बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो आपका अफ्रीका का मैप हो गया, यहाँ से आपका ये ये आपका यूरोप, ठीक है, ये आपका यूरोप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अफ्रीका का ये है रेड सी,
रेड सी, और रेड सी और यहाँ पे यह है भूमध्य रेखा। तो अफ्रीका के बगल में क्या है, अफ्रीका का उत्तर पूर्वी में यह है रेड सी। रेड सी को भूमध्य रेखा से जोड़ता है हमारा स्वेज नहर, ठीक है। यह है अफ्रीका का मैप। तो रेड सी को, ये हमारा रेड सी हो गया, और रेड सी को भूमध्य रेखा से जोड़ता है हमारा स्वेज नहर। साथियों, स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। माना ये इस तरफ से मान लीजिए, उत्तर में इसके है भूमध्य यानी मेडिटेरियन सी, और दक्षिण में क्या है, रेड सी। इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उसे हम स्वेज नहर कहते हैं। साथियों, स्वेज नहर की अगर बात करें, ये कुछ छोटी छोटी झीलों से को आपस में जोड़ा गया है, जिसमें कि सबसे उत्तर में जो झील मिलती है आपकी वो है मंजीरा, फिर उसके बाद मिलती है तिम्सा लेक, फिर ग्रेट बियर लेक, और फिर लिटिल बियर लेक। तो इन चारों, मुख्य रूप से इन 4 झीलों को आपस में मिलाया गया है, और ताकि जिससे कि स्वेज नहर यानी रेड सी से भूमध्य सागर तक एक नहर का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जो ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी और रेड सी, ठीक है, तो इसके बीच में उत्तर से दक्षिण की ओर आपका ये झीलों का क्रम है। तो साथियों, आप इसे भी अच्छे से जान लीजिए, और इसका क्रम याद करना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे उत्तर में जो एक पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट शहीद, ठीक है, और दक्षिण में क्या है, तैफिक। एक और है जो है क्या, एक और बंदरगाह है, क्या नाम है, शर्म अल शेख बंदरगाह है, ठीक है। एक और बंदरगाह है रेड सी के उत्तर में, शर्म अल शेख एक और बंदरगाह है। तो साथियों, ये था रेड सी। अगर स्वेज नहर की बात करें कि इस पर किसका नियंत्रण था, जब इसका निर्माण हुआ तो फ्रांसीसियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, और फ्रांस और मिस्र ने इसको एक मिलके बनाया था। आगे जाके इस पर फ्रांस का पूरा कब्जा हो जाता है। डिटेल से तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसकी, उसके बाद आप बस इतना जान लीजिए। फिर बाद में फ्रांस और मिस्र के कुछ हिस्सेदारी थी, फिर यहाँ पे ब्रिटेन को आता है इसमें, और ब्रिटेन मिस्र की जो मिस्री है ना, इजिप्ट, हाँ, इजिप्ट की क्या कर, मिस्र की क्या कर देता है, हिस्सेदारी को खरीद लेता है। फिर बाद आगे चलते चलते इस पे ब्रिटेन का नियंत्रण हो जाता है। फिर इसमें युद्ध होता है, और लास्ट में इसमें मिस्र के जो 99 सालों का लीज पर लेता है कौन, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के खिलाफ बाद में जब 99 साल पूरे होते हैं तो वहाँ की इजिप्ट की जनता यानी मिस्र की जनता क्या करती है, आंदोलन करती है, और ब्रिटेन को इस स्वेज नहर से भागना पड़ता है। तो अब इस पे पूरी तरीके से मिस्र का ही नियंत्रण है स्वेज नहर पे। और मिस्र ने क्या किया, 1955 है या 56 है, 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया है। साथियों, स्वेज नहर से क्या फ़ायदा हुआ कि जो विश्व का जो व्यापार था, यूरोप का व्यापार एशिया से जो होता था, वो पहले कैसे होता था कि पूरे के पूरे उन्हें अफ्रीका का चक्कर मारना होता था। जो ये अफ्रीका का मैप है ना, और अफ्रीका का मैप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका का मैप है। तो अगर यूरोप के लोग अगर एशिया से व्यापार करेंगे, ये भारत है, तो ये पूरा का पूरा समुद्र का चक्कर काट के आएंगे। लेकिन अब ये स्वेज नहर बन गया है, तो ये क्या है, यहाँ से शॉर्टकट हो गया, ये व्यापार करने के लिए आसानी हो गई। तो बहुत ज़्यादा महत्व है स्वेज नहर का। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? साथियों, राइट आंसर तो बता रखा था आपको, राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फर खान है। साथियों, जो खान अब्दुल गफ्फर खान है, ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है भारत का उस समय, जो अफगानिस्तान और दूसरा कौन है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फर खान बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। एक समय था जब गांधी जी दांडी मार्च यात्रा करते हैं, असहयोग आंदोलन होता है, उस समय भी खान अब्दुल गफ्फर खान क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर उस एरिया में अपने जो आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, वहाँ पे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। खुदाई खिदमतगार उन्होंने एक संस्था चलाई थी, और ये खुदाई खिदमतगार जो संस्था थी उसके सदस्य लाल कपड़े पहनते थे, और इसीलिए इनको बोला गया, जो आंदोलन इन्होंने किया तो इनको लाल कुर्ती आंदोलनकारी कहा गया। तो यानी लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने, खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्यों के द्वारा।
इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि इनको दी, इनके लाल कुर्ती आंदोलन के सदस्यों के द्वारा फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि दी। बादशाह खां भी इनको कहा जाता है, किसको? खान अब्दुल गफ़र खां को। आगे जाकर क्या होता है, उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था 10 रोज़ा नाम से प्रकाशित हुई। पौस्तो नाम की एक पत्रिका थी, जिसको कि जो पत्रिका आई तो 10 रोज़ा नाम से आई थी, है ना। पर दिक्कत क्या होती है, जब भारत आज़ाद होता है, दो देश बन जाते हैं, तब ये भी एक नए देश की मांग करते हैं जिसका नाम था पख्तूनिस्तान। पश्तो भाषा और पख्तूनिस्तान के नामक एक नए देश की मांग करी थी, किसने? खान अब्दुल गफ़र खान ने। ठीक है, तो आपने जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च नाबार्ड, तो राइट आंसर क्या था इसका? नाबार्ड था इसका। ठीक है, नाबार्ड। आइए नाबार्ड के बारे में जानते हैं। साथियों, क्वेश्चन आंसर आपको हम सोमवार को करा चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट मार के, अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं करे हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना आप जानते होंगे 1942 ईस्वी में होती है, जिसका मुख्य काम क्या है नाबार्ड का? साथियों, नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, है ना। तो इसका कार्य ये है कि ग्रामीण लोगों को बैंक से जोड़ना, उनके विकास करना और वहाँ के कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनको कृषि ऋण देना नाबार्ड का कार्य है ना। लेकिन नाबार्ड डायरेक्ट ग्रामीण लोगों को ये चीज़ नहीं करवाता, वो करवाता किसके माध्यम से? ग्रामीण बैंक के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से। उनको सहकारी बैंकों को, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक, तो इन बैंकों को नाबार्ड पैसा देता है और उन बैंकों के माध्यम से गांव स्तर तक आपके ये लोग क्या करते हैं? कृषि ऋण देते हैं, किसानों के खाते खुलवाते हैं, उनको बैंक तक जोड़ते हैं। तो नाबार्ड का क्या काम है? ये क्या काम करता है? ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में सुधार करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो 1900 कब हुई थी इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। ठीक है, किस कमेटी की अनुशंसा पर? शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर। साथियों, 2018 से क्या हुआ? पहले 2018 से पहले क्या था इसमें किसकी बैंक को, नाबार्ड को पैसे कौन प्रोवाइड करवाता था? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। लेकिन अब 2018 से इस पर 100% इसको फंडिंग कौन करेगा? नाबार्ड को, केंद्र सरकार। तो हमारी 2018 से केंद्र सरकार नाबार्ड को पैसे देगी और उसके माध्यम से ग्रामीण लोगों में कि जो कृषि हो गया उनका विकास के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करवाएगी। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? तो भारत ने 2023 में करी थी और इसमें जीता था जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था, पुरुष हॉकी विश्व कप। ठीक है, ये तो भाई इतना ही है। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत का पृथक? तो 1935 का अधिनियम था, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, समय काफ़ी हो चुका है साथियों, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कार्रवाई कर रहे हैं। अगला देखते हैं, निम्न में कौन से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य? तो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। आइए जानते हैं साथियों प्रारूप समिति क्या थी। जो संविधान हम आज देख रहे हैं, उस संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही वो प्रारूप समिति की रही। इस प्रारूप समिति की सिफारिश पर ही हमारा संविधान बनता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार होकर लागू होता है। आगे देखेंगे, इसमें 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। एक बार फिर बोलेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। इसके जो 7 सदस्यों में अध्यक्ष तो आपको पता है कौन रहे होंगे? भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठवां, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है, एन माधवराव, BL मित्र की जगह आए थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति के सदस्यता रद्द क्या कर दी थी, छोड़ दी थी, तो इनकी जगह में एन माधवराव आए थे। TT कृष्णमाचार्य आए थे। DB खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह में TT कृष्णमाचार्य आए थे। तो साथियों, संविधान जो हमारा क्या है, प्रारूप समिति। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कब इसका गठन हुआ ये याद रखना है, और कब संविधान बन के तैयार हो गया था, है ना। बाकी सब फैक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। भारत में प्रथम हरित क्रांति के खाद्यान्न के दौरान, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर इस पर
पड़ती है। हरित क्रांति की बात करें, और हरित क्रांति के बारे में एक अलग से टॉपिक दूंगा मैं, है ना, विस्तार से बताएंगे। अगला प्रश्न है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, याद रखना, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ इसे। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? चिनसुरा में की थी, है ना, चिनसुरा में की थी। अब बताएंगे आप, ये बंगाल पूछ रहा है, याद रखना। डच किसे कहते हैं? जो हॉलैंड के लोग थे। हॉलैंड कहाँ पे है? अब आप मैप रीडिंग सही होगी तो आपको दिमाग में आ गई होगी कि हॉलैंड कहाँ पे है। डेनमार्क के बगल में देखा होगा आपने, हॉलैंड, ठीक है। तो डेनमार्क के बगल में है हॉलैंड, तो इन्हीं को डच कहा गया। तो जब सबसे पहले इनकी जो फैक्ट्री बनी थी, ये बनी थी कहाँ पे? मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। और मुसलीपट्टनम पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मुसलीपट्टनम, 1605 ईस्वी में, ठीक है। डचों ने पहली फैक्ट्री बनाई थी। उसके बाद डच जब बंगाल में आए थे, याद रखना, बंगाल में उनकी दूसरी फैक्ट्री बनी थी 1627 ईस्वी में, वो बनी थी पिपली में, ठीक है। 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री बनी थी, वो बनी थी पिपली में। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी, यानी कि पहले कोठी जब स्थापित, तो पहले कोठी बनाई थी उन्होंने चिनसुरा में 1653 ईस्वी में। ये बात समझ में? पहली कोठी बनाई थी डचों ने अपनी 1653 ईस्वी में, वो थे चिनसुरा में। फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे। अगर डचों ने पहली फैक्ट्री की बात करते तो कब आता? 1727 में पिपली में। ये बात समझ में? लेकिन ये क्या बोल रहा है? पहली कोठी यानी पहले केंद्र स्थापित किया था, तो आयोग के हिसाब से यह चिनसुरा में बनाई थी, और 1553 में। अच्छा, इस चिनसुरा को, अंग्रेजों की जो ये कोठी थी चिनसुरा में, उससे गुश्तवार फोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुश्तवार फोर्ट। तो साथियों ये था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस तरह के तापमान स्थिर रहता है? तो इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक वायुमंडल से संबंधित मेरा एक पूरा टॉपिक है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जो क्या है, वायुमंडलीय संरचना से संबंधित एक भी प्रश्न आपका खराब नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? निशस्त्रीकरण आयोग का मतलब समझ रहे हैं? 11 जनवरी 1952 था इसका राइट आंसर। मतलब ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसकी एक संस्था है, एक आयोग बना है, और उसका जो काम है वो क्या काम है? ये विश्व में जो हथियार हैं उन हथियारों को कंट्रोल करना है जो गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो भाई ये नाम की एक संस्था है, बाकी कोई मानता नहीं है इस आयोग की, ठीक है। समय समय पे इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए। तो ग्रुप सी के मतलब का इतना ही क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में हुआ था, है ना। एलोरा का प्रसिद्ध, अब मेरे ख्याल से आज का पेपर प्रैक्टिस सेट 25 तक ही करते हैं, इसके अभी 70 प्रश्न हैं इसमें, तो समय की कमी को देखते हुए थोड़ा सा 25 तक की प्रश्न करते हैं। साथियों कैसा लगा आपको हमारा ये पेपर प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा सा मुझे बड़ा दुख है कि जनरल स्टडीज़ का अलग तरीके से हम लोग एक चैनल बना रखा है, जहाँ पे हम पुराने पेपरों को एनालिसिस करते हैं, फिर अपना पेपर सेट बनाते हैं। लेकिन कोई भी ज़्यादातर इसमें आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, है ना। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का ये सीरीज़ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।